Children, we are discussing the structure of atom or atomic model. In the last lecture, we discussed about the Rutherford's atomic model, and earlier we have discussed about the Thomson model and their limitations. और जब हमने इसमें लास्ट जो मॉडल हमने बनाया था रदरफोर्ड्स मॉडल एटम के स्ट्रक्चर का, तो वहाँ ये बताया कि इसमें जो एटम होता है उसका मोस्ट ऑफ द मास एंड एंटायर पॉजिटिव चार्ज lie inside the central core, which is called nucleus, and electrons revolve into the different circular orbits. बट द प्रॉब्लम ही जब इसकी लिमिटेशन को डिस्कस किया तो लिमिटेशन को डिस्कस करने के बाद प्रॉब्लम ये आई कि इलेक्ट्रॉन तो एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, और क्लासिकल थ्योरी ये कहती है क्वांटम फिजिक्स की कि जिसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सीलरेट करता है तो एनर्जी रेडिएट करता है, और जब एनर्जी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो उसका एनर्जी डिक्रीज करेगी, साइज डिक्रीज करेगा और वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, और जो एटम की स्टेबिलिटी के अगेंस्ट है। ऐसा नहीं है। तो अब इसको हम कैसे जस्टिफाई करें, इस बात को जस्टिफाई किया हुआ है और उसे कहते हैं बोर्स थ्योरी। बोर्स थ्योरी, और इस बोर्स थ्योरी में बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल नील बोर ने क्या पढ़ाया, पूरा नाम था नील बोर का। तो देखिए नील बोर ने सारी बातें सुनी, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखा, रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन देखे, और नील बोर ने कहा कि भाई ठीक है अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले अपनी कुछ एजम्पशन दी जिनको बोर्स पोस्टुलेट्स के नाम से जानते हैं। पोस्टुलेट्स एजम्पशंस हैं। पहली बोर्स की पोस्टुलेट क्या है? पहली पोस्टुलेट वही है जो रदरफोर्ड ने कहा, उन्होंने कि बिल्कुल ये सही बात है। रदरफोर्ड ने क्या कहा? एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ एन एटम आर कंसंट्रेटेड इनसाइड द सेंट्रल कोर ऑफ द एटम व्हिच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये बात पहली उन्होंने कही, इसमें कोई डाउट नहीं है। उन्होंने कहा कि ये एंटायर पॉजिटिव चार्ज मास ये सब की बातें ठीक है, और इसमें इन्होंने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इनटू द डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो इन्होंने यहां मॉडिफाई किया। ये तो बच्चों जो रदरफोर्ड मॉडल का फर्स्ट पॉइंट था, ये तो बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट होगी। दिस इज फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ द बोर। बोर फर्स्ट पोस्टुलेट इज दिस वन, ठीक है, बोर ने सजेस्ट किया। तो क्या है फर्स्ट पोस्टुलेट? जो भी उसने रदरफोर्ड ने कहा, जो रदरफोर्ड का कंक्लूजन निकला उसको बोर ने एज सच उसको एक्सेप्ट किया कि बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात उन्होंने बताई इसमें कि देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इनटू डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स, और वो एनर्जी रेडिएट भी नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इनटू डिफरेंट सर्कुलर नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स। नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स उन्होंने कहा, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स, और जिनका नाम उन्होंने बताया कौन से ऑर्बिट्स हैं, विच आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स, विच आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। And in these orbits they do not radiate energy. They do not radiate energy. In these orbits. In these orbits. अब देखिए स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? If the electron is stationary, it will not emit radiation. And it is accelerated even then it doesn't emit radiation. It means it is equivalent to stationary orbit. That's why it is called stationary orbit. और उन्होंने क्यों कहा कि क्यों स्टेशनरी? उन्होंने कंडीशन बताई कि किन को हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स मानते हैं। These are the orbits in which angular momentum is integral multiple of h/2π। अगर इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल का एंगुलर मोमेंटम, इट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, m is the mass of electron, v is the velocity, तो what is linear momentum m into v, and is revolving around the nucleus। तो nucleus से perpendicular distance कितना हो गया? रेडियस हो गया। so what is this? moment of momentum, linear momentum into perpendicular distance from the axis of rotation। so what is this? angular momentum, integral multiple of h/2π, where h is the Planck's constant and n is an integer। n को इंटीजर उन्होंने कहा, और इसको उन्होंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहा। इट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। जैसे इंटीजर में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर फर्स्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है तो n की वैल्यू 1 होगी, सेकंड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैल्यू 2 होगी, 3। तो जो इलेक्ट्रॉन्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, और वो इलेक्ट्रॉन में एक्सीलरेट, हाउएवर दीज इलेक्ट्रॉन्स हैव एक्सीलरेशन, तो इनका एक्सीलरेशन भी है। दीज आर एक्सीलरेटेड इवन देन दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी। व्हाई? बिकॉज दे फुलफिल दिस कंडीशन। ये कंडीशन उन्होंने बताई। तो जिसको हम कंडीशन कहते हैं, इसको हम बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन भी कहते हैं। कौन सी कंडीशन है? इट इज कॉल्ड नील बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। इट इज क्वांटाइजेशन कंडीशन, जो बोर की सेकंड पोस्टुलेट है।
कंडीशन। तो बच्चों ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि नहीं? नील बोर ने कहा कि ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कंडीशन की उन्होंने बताई, बिकॉज दी इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल दिस कंडीशन, दिस इज द कंडीशन ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट्स। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे किसी भी ऑर्बिट के अंदर, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट होने के बावजूद भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर हैं जो डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, वो इसी काइंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी वजह से वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं। ये बात किसने बताई? ये बात बताई किसने? नील बोर ने। और कौन सी पोस्टुलेट होगी? सेकंड पोस्टुलेट होगी। और उन्होंने एक चीज और बताई, इसमें एक बात और ऐड की उन्होंने, जिसको हम थर्ड पोस्टुलेट कहते हैं, कि ये जो डिफरेंट ऑर्बिट्स बने, ये न्यूक्लियस बना, इसके बाद ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, एंड सो ऑन। तो अगर हम इसमें एनर्जी E1 मान ले, इसमें एनर्जी E2 मान ले, किसी हर ऑर्बिट में E2 मान लेते हैं और इनर ऑर्बिट में क्या मान लेते हैं? E1 मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, आइदर टू इनर टू आउटर और आउटर टू इनर। इलेक्ट्रॉन एक काम और कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा सकते हैं, और वो दोनों ऑर्बिट हो सकते हैं। इनर टू आउटर भी हो सकता है, आउटर टू इनर भी हो सकता है। अगर इनर टू आउटर जाएगा तो वो रेडिएशन एमिट करेगा, फोटोन को एमिट करेगा, और अगर आउटर टू इनर आएगा तो वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो इस तरीके से बाय एमिटिंग और एब्जॉर्बिंग द फोटोन, द इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। अगर हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो एमिट करेगा। जैसे इनर में लोअर एनर्जी स्टेट है, आउटर में कैसी है? हायर एनर्जी स्टेट है। तो जो आउटर से इनर में जाएगा तो क्या करेगा? एमिट करेगा। और इनर से आउटर में जाएगा तो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। भाई लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाना है तो हमें एनर्जी क्या चाहिए? लेनी पड़ेगी, तो एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जाना है तो हाई एनर्जी से लो में जाने के लिए क्या करोगे? रेडिएट करोगे, एनर्जी को एमिट कराएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने थर्ड पोस्टुलेशन कहा, द डिफरेंस ऑफ दीज टू लेवल्स ऑफ द एनर्जी इज इक्वल टू h nu। ठीक है, वेयर E2 इज द एनर्जी ऑफ द आउटर ऑर्बिट, इट इज द एनर्जी of electron in outer orbit, and this is the energy of electron in inner orbit, and nu is the frequency of the photon emitted or absorbed। तो बच्चों अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में जाता है तो वहां दोनों एनर्जी के लेवल का जो डिफरेंस होता है वो h nu के इक्वल होता है। So when electron jumps from higher energy state to the lower energy state, or from outer orbit to inner orbit, then it emits photon, and when it goes from inner orbit to outer orbit, or from lower energy state to the higher energy state, then it absorbs the photon। तो बच्चों तीसरी पोस्टुलेट होगी, इट इज द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ नील बोर। इन तीनों को हम पोस्टुलेट्स कहते हैं। तो पहली पोस्टुलेट तो हमने बताया वही है जो किसने बताई थी? रदरफोर्ड ने बताई थी। सेकंड पोस्टुलेट कौन सी निकल के आई? जिसमें इन्होंने स्टेशनरी ऑर्बिट को डिफाइन किया, उसकी कंडीशन बताई, क्वांटाइजेशन कंडीशन। और थर्ड में ट्रांजिशन बताया इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। बच्चों चलिए, तो ये तो ऑर्बिट्स बन गए। अब इन्हीं बोर्स पोस्टुलेट के बेस पर, बोर थ्योरी के बेस पर कुछ हम इनकी कैलकुलेशंस करते हैं। सबसे पहले रेडियाई ऑफ बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट, रेडियाई ऑफ बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स। स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस निकालने की कोशिश करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है रेडियस का? तो देखो रेडियस तो यही से निकल जाएगी। जब उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स में, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन है, ये अगर आपने न्यूक्लियस लिया, ये कोई इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है, इसका मास m है, चार्ज E है, रेडियस इसका r है, वेलोसिटी इसकी v है। द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन विल बी प्रोवाइडेड बाय, कहां से मिलेगा? विल बी प्रोवाइडेड बाय अट्रैक्टिव फोर्स given by the Coulomb's law between nucleus and this electron। ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है कोलंबियन फोर्स से, जिसकी वजह से, और ये जब रिवॉल्व करता है तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये क्या प्रोवाइड करेगा? इट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। बात समझ आ गई? तो अगर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v इट्स वेलोसिटी है, सो व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स required by the electron will be provided by electrostatic force between किसके बीच में? न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। चलिए बताइए कितना होता है? ये होता है mv²/r, यही पढ़ा है आपने। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? k, वेयर k is 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पहला चार्ज बताइए कितना है? Ze,
और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल कर दीजिए और यहां से आपको आर मिल जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इट इज द इक्वेशन फॉर रेडियस ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट। ये है रेडियस ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट। बट स्टेशनरी ऑर्बिट कब बनेगा, ये क्वांटाइजेशन कंडीशन लगाते हैं हम यहां पर, बट एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, एन एच अपॉन 2 पाई ये वैल्यू है। और v की वैल्यू यहां से निकालिए कितनी हो जाएगी, और v इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। इक्वेशन नंबर 2, NH upon 2 pi m into r. Substituting this value over here, you will get r k z square. k किसके इक्वल है 1 upon 4 pi epsilon naught, ठीक है। z e square upon m, v की वैल्यू n square h square और ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 4 pi square m square r square और एक r से ये r कैंसिल होगा और यहाँ से r मिलेगा, बाकी सीधे इधर शिफ्ट हो जाएंगी, m से ये m भी कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा बच्चों n square h square upon 4 pi square m k z e square. It is the required expression for radius. ठीक है, r इधर हो जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, 4 pi square m k z e square upon this one. This is r. r is the radius of the stationary orbit. तो ये स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस हो जाएगा r। अगर हम इसमें स्पेशल केस निकालें बच्चों, स्पेशल केस फॉर फर्स्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर हाइड्रोजन एटम में स्पेशली जो पहले ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है अगर उसका रेडियस हम निकालना चाहें तो बताइए हाइड्रोजन के लिए जेड कितना होता है 1 होता है और फर्स्ट ऑर्बिट है तो एन की वैल्यू कितनी होगी 1 हो गई और के यहां से आप जानते हैं के कितना होता है 9 × 10 टू द पावर 9 होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी जानते हैं आप, h कितना है 6.64 10 टू द पावर -34 हो गया। और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू भी जानते हैं, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी जानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 × 10 की पावर -31 kg। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10 टू द पावर -19 कूलम। अब ये सारी वैल्यूज और पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद what will you get, then r is approximate equal to 0.53 angstrom, 0.53 angstrom ये आएगा बच्चों। और जिसको r नोट हम कहते हैं, r नोट का मतलब है जो सबसे पहला ऑर्बिट है, सबसे फर्स्ट ऑर्बिट। एक इलेक्ट्रॉन वैसे तो हाइड्रोजन एटम में एक ही ऑर्बिट होता है और ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस का क्या कितना रेडियस होगा, दैट इज अप्रोक्सीमेट 0.53 एंगस्ट्रॉम। ऑल दीज वैल्यूज आप यहां से उठा करके रख दीजिए तब आपको फर्स्ट ऑर्बिट मिल जाएगा। अगर सेकंड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू लेनी है तो देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। हो गया कि नहीं, बाकी सब पैरामीटर कांस्टेंट है। यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट के मुकाबले अगर सेकंड ऑर्बिट की आप बात करें या थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो 1:4 इज इक्वल टू 9:n सो होना है। यानी कि सेकंड का रेडियस जो होगा ऑर्बिट का वो फर्स्ट का 4 टाइम्स होगा, थर्ड का जो रेडियस होगा ऑर्बिट का वो फर्स्ट का 9 टाइम्स होगा, फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस 16 टाइम्स होगा। तो जो गैप होता है ऑर्बिट के बीच में वो इक्वली स्पेस्ड ऑर्बिट्स नहीं होते हैं। तो जैसे सेकंड ऑर्बिट आएगा वो फर्स्ट ऑर्बिट का 4 टाइम्स रेडियस होगा, थर्ड में 9 टाइम्स होगा और उसके अलावा रेडियस 16 टाइम्स होगा फोर्थ में, एंड सो ऑन। So this is the variation of radius with n is the number of orbits। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस फाइंड कर सकते हैं। हाइड्रोजन के लिए अगर हीलियम का निकालना है तो जेड की वैल्यू 2 हो जाएगी, हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट में निकालना है तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, सेकंड ऑर्बिट में निकालना है तो एन की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इस तरीके से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं बच्चों। तो ये तो हो गया एक्सप्रेशन फॉर रेडियस। सेकंड इज एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट। जो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व करते हैं उनकी कितनी वेलोसिटी होगी, क्या स्पीड होगी, ये हम फाइंड करना चाहते हैं। कम टू नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड पैरामीटर इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहां पर, इन स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट, और स्टेशनरी ऑर्बिट कौन से वाले हैं, बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या करें, देखो ये आर का फॉर्मूला ये वेलोसिटी का है, आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, आपको क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो बताइए v कितना आ जाएगा, देन v कम्स अबाउट nh अपॉन 2 पाई m। r की वैल्यू यहां से रख देते हैं, कितनी आएगी n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक n यहां से कैंसिल होगा, एक h भी कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से ये 2 पाई बचेगा,
एन से एम कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी किसके इक्वल बचता है, देखिए यहाँ से 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एच एन, ये फॉर्मूला बचेगा, ये फॉर्मूला बचेगा जेड एन के लिए। दिस इज द फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला यहां से बनता है वेलोसिटी का, और इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 4 कहते हैं, तो यहां से हम कह सकते हैं v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की स्पीड सबसे ज्यादा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होगी। The speed of the electron goes on decreasing as the number of orbits goes on increasing. सेकेंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की स्पीड फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से कम है, थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की स्पीड सेकंड वाले से कम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है इनकी। बाकी सब पैरामीटर्स कांस्टेंट है, देखो जेड ई 2 पाई एच, ऑल दीज पैरामीटर्स आर कांस्टेंट। और अगर इसमें भी हम फर्स्ट ऑर्बिट का लेते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ एच एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो V जो आता है आप में इसमें K की वैल्यू आप क्या रखेंगे, K इज इक्वल टू 1, N इज इक्वल टू 1, सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यू इट कम्स अबाउट दिस वन मीटर पर सेकंड, एंड इट इज अप्रॉक्सीमेट 1 अपॉन 137 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम ये बनता है 1 upon 137 times. So this is the speed of electron, the maximum speed of the electron in very first orbit around the nucleus. सबसे ज्यादा स्पीड होगी। और अगर सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की निकालनी है तो n की वैल्यू 2 कर दीजिए, हाफ हो जाएगी। थर्ड ऑर्बिट के लिए निकालनी है तो n की वैल्यू 3 रख दीजिए, 1/3 हो जाएगी। और इस तरह से हम किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने दो चीजें सीखी, हमें रेडियस का फॉर्मूला मिल गया, किसी भी ऑर्बिट की कितनी रेडियस, जिसको हम बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, उसका रेडियस कितना होगा, ठीक है। हमने इलेक्ट्रॉन की स्पीड देख ली ऑर्बिट के अंदर कितनी होती है। और अगर फ्रीक्वेंसी देखना चाहे, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स, अच्छा बच्चों देखिए एनसीईआरटी में प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, ये न्यूमेरिकल हो गया, साथ साथ फर्स्ट ऑर्बिट के लिए सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, आंसर हो गया। एक न्यूमेरिकल ये दिया हुआ एनसीईआरटी में, ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू k z e h n 2 pi यू विल गेट v, एक न्यूमेरिकल हो गया, यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब तीसरे वाला फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। अब फ्रीक्वेंसी क्या होगा, नंबर ऑफ राउंड्स पर सेकंड, कितने नंबर ऑफ राउंड्स पर सेकंड होंगे किसके, इलेक्ट्रॉन के, किसके अंदर, ऑर्बिट के अंदर, अराउंड द न्यूक्लियस। क्या फॉर्मूला होता है, देखिए बच्चों, जब हम टाइम पीरियड निकालते हैं तो कितना होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v। डिस्टेंस ट्रेवल किसके इक्वल है, सर्कमफ्रेंस विद वेलोसिटी v, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम पीरियड हो गया। और यहां से अगर फ्रीक्वेंसी निकालोगे, न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन t इज इक्वल टू v अपॉन 2 पाई r। और v और r की वैल्यू यहां से रख दो, बोलो v ये है और r ये है। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v एंड r, देखिए v तो हम ये रख रहे हैं 2 पाई k z e स्क्वायर अपॉन h n, और ये 2 पाई, r की वैल्यू यहां से उठा कर रखो, r ये रहा बच्चों, क्या आएगा n स्क्वायर h स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखिए क्या क्या कैंसिल होता है, ये 2 पाई यहां से कैंसिल, ठीक। इसके अलावा और कोई चीज कैंसिल हो सकती है इसमें, आई डोंट थिंक सो। और कोई कैंसिल हो रहा है तो क्या करोगे, यहां से देखो 4 पाई स्क्वायर यहां से बचेगा, 4 पाई स्क्वायर, ओके। m यहां पर है तो m हो गया इसमें, k यहां पर है और k यहां पर है तो k स्क्वायर हो गया, z यहां पर भी है, z यहां पर भी होगा तो क्या होगा, z स्क्वायर, ओके। ई स्क्वायर और ई स्क्वायर कितना होगा, ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई h क्यूब n क्यूब, h क्यूब n क्यूब, ये फॉर्मूला हो गया बच्चों। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला हो गया। क्या किया हमने, बहुत सिंपल है, v और r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ये हमारा रिजल्ट बन गया बच्चों। एंड सेड इज एक्सप्रेशन नंबर 5, ये 5th इक्वेशन बन गई। और देखिए यहां से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 1 अपॉन n क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इन सब पैरामीटर्स को बाकी की अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम फर्स्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल सकते हैं। स्पेशल केस जो हम निकालते आ रहे हैं फॉर फर्स्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो बताइए फर्स्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के लिए क्या आएगा, वही n की वैल्यू क्या रखोगे 1, k की और z कितना होगा 1 एटॉमिक नंबर, देन न्यू कम्स अबाउट दैट इज इक्वल टू, ये इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चों 6.57 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज आएगी, और साइकिल पर सेकेंड, ये वैल्यू आएगी बच्चों। दिस इज अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ, इसको कैलकुलेट करके देख लेना बच्चों, चेक करके देख लेना, आइदर इज 5.67 और 6.57, आई होप इट इज
दिस वन ऑफ द किसकी आएगी 6.57 इन 10 to the power 15 हर्ट्ज, यही आएगी बच्चों। तो ये क्या होगी फ्रीक्वेंसी होगी। तो इट्स अ वेरी लार्ज नंबर, इतनी फ्रीक्वेंसी होती है, इतने राउंड लग जाते हैं पर राउंड 1 सेकंड के अंदर। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो स्पेशली पूरे हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हम कैलकुलेट करते आ रहे हैं बच्चों। ये हो गया इसमें आपका क्या बन गया इसमें फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी के बाद अगर हम टोटल एनर्जी निकालना चाहें, वी कैन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑल्सो। चलिए टोटल एनर्जी के लिए भी निकाल देते हैं डेरिवेशन। टोटल एनर्जी, अब एनर्जी कितने तरह की होगी देखिए बच्चों, इसमें दो तरह की एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की। एक होगी इसमें काइनेटिक एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, और दूसरी होगी इसकी क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन होगी। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। इन बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट क्या एनर्जी हो जाएगी। तो देखिए एनर्जी के लिए क्या करोगे यहां से, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बताइए पहले काइनेटिक एनर्जी बताओ कितनी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो जाएगी कि नहीं, हाफ एम वी स्क्वायर। और यहां से बताना बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर कितना आ जाएगा, एम वी स्क्वायर किसके इक्वल आया, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो इट इज इक्वल टू हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये वैल्यू बन गई बच्चों। तो ये तो हो गया किसके लिए, फॉर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब इसके बाद में इसको कोई भी एक इक्वेशन मान लीजिए, आई थिंक वहां तक हम 5-6 तक चले गए थे, तो उसको 7 इक्वेशन कह सकते हो। व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला वो आपने पढ़ा है, क्या होता है के Q1 कितना है बताओ, जेड इंटू ई। Q2 कितना लेंगे, माइनस ई, कितना चार्ज है इस पर, माइनस ही है। के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इट इज माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 8। व्हाट अबाउट टोटल एनर्जी, E is equal to half k z e square upon r minus k z e square upon r, and it comes about 1 by 2 k z e square upon r with negative sign. So this total energy of the orbiting electron is negative. And what this negative sign indicates? It indicates that electron is bound with nucleus. Electron is bound with the nucleus. नेगेटिव एनर्जी ऑलवेज इंडिकेट द बाउंड सिस्टम, बाउंड सिस्टम हो सकता है। और पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, पॉजिटिव है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, नेगेटिव है, और टोटल एनर्जी भी कैसी है, नेगेटिव है। काइनेटिक एनर्जी तो कभी नेगेटिव होती नहीं है, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, दैट्स व्हाई द टोटल एनर्जी इज नेगेटिव। और ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा भी है। अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो देखिए क्या आएगा बच्चों, -1 by 2 k z e स्क्वायर। आर की वैल्यू आपने यहाँ डायरेक्ट पर रखी है, बोलो कितनी आती है, दैट इज n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m k z स्क्वायर। ये सब डेरिवेशन आगे के लिए। चलिए इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा बच्चों, यहां से 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 पाई स्क्वायर, ओके। और m यहां पर है, m k यहां पर है और k यहां पर है, कितना हो जाएगा k स्क्वायर। इसके बाद z बताइए, z हो जाएगा और ये z हो जाएगा z स्क्वायर। और उसके बाद में e की पावर कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई कितना बचेगा यहाँ पर h स्क्वायर, और कितना बचेगा 1 अपॉन n स्क्वायर। ये वैल्यू बच जाएगी बच्चों, ये वैल्यू आएगी। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर विद नेगेटिव साइन, देन इट कम्स अबाउट -z स्क्वायर अपॉन कितना आएगा बच्चों n स्क्वायर। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं n स्क्वायर, एंड इट कम्स अबाउट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो इसमें हम 2 पाई की वैल्यू हम जानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने बताया क्या होता है, के हमने बताया 9 × 10 की पावर 9 है, जेड की वैल्यू आपने वहां आंसर ले ली है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी नो, प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू भी नो। इन सबकी वैल्यूज अगर हम यहाँ रखें, चलिए जेड स्क्वायर को भी हम बाहर ले लेते हैं यहाँ पर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, देन इट कम्स अबाउट दिस वन। सो ई अगर हम nth ऑर्बिट के लिए रखें -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, we have converted it into electron volt। और अगर इसको हम हाइड्रोजन एटम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर हाइड्रोजन एटम स्पेशली, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, बताइए हाइड्रोजन एटम के लिए कितना हो जाएगा भाई, वो Z = 1 कर लेंगे बच्चों।
कितना आएगा E n इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हाइड्रोजन एटम के लिए, एंड दिस इज फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाइड्रोजन लाइक मींस हीलियम, लिथियम, बेरिलियम उनके लिए भी है। तो यहाँ Z स्क्वायर है या अपॉन एन स्क्वायर, और ये Z की वैल्यू 1 रखेंगे तो किसके लिए आ जाएगा, हाइड्रोजन के लिए आ जाएगा। तो इस तरीके से हम फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकाल सकते हैं n इक्वल टू 1। अगर हम फर्स्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की निकालें, फर्स्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन that is E1 is equal to minus 13.6 upon 1 square minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी आएगी बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन की जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है दैट इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। सेकंड ऑर्बिट में निकालोगे तो n की वैल्यू 2, थर्ड में निकालेंगे तो n की वैल्यू 3, फोर में निकालेंगे n की वैल्यू 4, और इस तरह से किसी भी ऑर्बिट की आप एनर्जी को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। सो बच्चों दिस इज ए वे टू फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए यहाँ से फॉर्मूले बताते हैं। बताइए काइनेटिक एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी में 1/2 है और इसमें नेगेटिव नहीं है, यानी कि अगर हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें और -2 से, तो ये आ जाएगा। इट मींस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो अगर इसको -2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस, बोलो ये आ गया कि नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी -2 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। और अगर पोटेंशियल एनर्जी में और टोटल एनर्जी में रिलेशन देखो तो देखो ये तो कितनी है, -kZ² अपॉन r, ये कितनी है, -kZ² अपॉन 2r। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इट मींस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। और इसी तरह से टोटल एनर्जी में और किस में निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी में भी निकाल सकते हो। तो बताइए टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये जो टोटल एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी का कितने टाइम्स है, माइनस टाइम्स होता है बच्चों। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। सो दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये बोर के एटॉमिक मॉडल के लिए पूरी इंफॉर्मेशन हमने बता दी है। अब इसमें बोर्स मॉडल में, हालांकि अब इसके बाद हम बोर्स मॉडल की भी लिमिटेशंस बताएंगे क्या होती है। बोर्स मॉडल की लिमिटेशन बच्चों, अब ये इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करता है तो इसमें डी ब्रॉगली ने ये कहा था कि कोई भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल है वो वेव जनरेट करना चाहिए। अब इसमें कहीं भी हमने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं किया हुआ है। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल की भी ये लिमिटेशंस होगी। तो स्टार्ट किया था हमने किससे, थॉमसन मॉडल, फिर हमने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड मॉडल, और फिर रदरफोर्ड मॉडल के बाद बोर्स एटॉमिक मॉडल, और बोर्स एटॉमिक मॉडल की ये सब कैलकुलेशंस हो गई। अब इसके बाद हम इसमें आगे फर्दर डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, बट इन नेक्स्ट लेक्चर।